गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए है। बेटा हम क्लास 12 केमिस्ट्री में अभी आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की स्टडी करा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स मैं कई बार बता चुका, वे केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। उनमें से जो प्रोटीन्स थे उनकी स्टडी हम कर चुके। आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स है। एक्चुअल में जो सैकराइड्स का मतलब होता है वो होता है स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट करने पर मीठे लगते हैं उन्हें कहा जाता है सैकराइड्स। इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअल में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टडी कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो केवल ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का पता चला था जो टेस्ट करने पर स्वीट थे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की डिस्कवरी की जो टेस्ट करने पर मीठे थे। क्लियर है? लेकिन बेटा बाद में ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स आए जिनका टेस्ट स्वीट नहीं था, लेकिन उस समय तक इसका नाम सैकराइड पड़ चुका था। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड में सैकराइड्स, तो आप समझ गए सैकराइड्स क्यों पढ़े। जबकि बाद में ऐसे भी मिले, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्राप्त हुए जो टेस्ट करने पर बिल्कुल भी मीठे नहीं थे, जैसे कि पॉलीसैकराइड्स जो अभी पढ़ेंगे। तो क्लियर है बेटा? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स हैं मिलकर बनते हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके अलग इसमें कोई भी चौथा एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बात भी क्लियर होगी कि कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे C6H12O6 दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का हो सकता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं या होते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से C12H22O वाले भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बेटा यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुक्रोज का भी होता है, यही लैक्टोज का होता है और यही माल्टोज का होता है। क्लियर बात हो गई? यानी कि यहाँ पर आइसोमेरिक है। क्या है यहाँ पर? आइसोमेरिक। क्योंकि आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमेरिक। तो यहाँ पर भी सेम केस ऐसा ही है। तो आप समझिए कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एक से ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स में पॉसिबल है। क्लियर होगी बेटा? अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, आगे की तरफ क्वेश्चन में उठता है कि भाई ये कैसे एक दूसरे से अलग है, यानी कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है, यही फ्रक्टोज और यही गैलेक्टोज का है। तो बच्चों हम बताते हैं कि एक्चुअल में कार्बन के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कि ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स जुड़े होते हैं किससे? कार्बन से, वो उस कार्बन का स्पेस कहलाता है। जैसे ये कार्बन है, इससे एक तरफ CHO, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH और एक तरफ ये बाकी हो जाता है। तो कार्बन के चारों तरफ का ये एरिया जिसमें उससे जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा? स्पेस। तो ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। क्लियर है? उसका आप यहाँ देख सकते हो, जैसे CHO, CHOH 4 बार आया हुआ है, चलो 4 बार लिख लो, 4 ऐसे ब्रैकेट करके 4 बार लिख लो। CH2OH दिस इज द ग्लूकोज, CH2OH C+O यानी कि कार्बोनेट, CHOH का थ्राइस CH2OH दिस इज द फ्रक्टोज। बेटा ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट में ये एक दूसरे से डिफर हुए, तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स भी अलग अलग हुए। क्लियर होगा? अब आपकी यह बात बेटा यहाँ देखिएगा, C6H12O6 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C6H2O का 6। क्लियर है? फिर C12H22O वाले इसे कैसे लिख सकते हैं? C12H2O का 11। क्लियर हुई बेटा बात? तो अब समझिएगा, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स।
ऑफ कार्बन। तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या हुआ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आया बेटा CH3COOH, जिसका नाम था एसिटिक एसिड। क्या नाम था, एसिटिक एसिड। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, C2H4O2, या ऐसे लिख सकते हैं C2H2O का ट्वाइस। जरा आप देखिएगा, ये तो एसिटिक एसिड है, ये हर वो कंडीशन फुलफिल करता है जो कि अभी बताई गई है। कैसे, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल 3 ही एलिमेंट से मिलकर बनता है। क्लियर। ये भी कार्बन का हाइड्रेट है, लेकिन बेटा ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जो अभी तक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्लियर हुई थी हम लोगों के माइंड में, वह क्या थी कि कार्बोहाइड्रेट्स वे होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये कार्बन के हाइड्रेट भी होते हैं। वो ये जो सारी बातें थी, या ये जो डेफिनेशन हमने बताई कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और ये कार्बन क्या हाइड्रेट है, ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल गलत हो चुके हैं। तो शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताई गई थी वो एसिटिक एसिड वाले एग्जाम्पल ने बिल्कुल गलत साबित कर दी। तो अब हम इन्हें ये नहीं कह सकते दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मोटे तौर पर कह सकते हैं, नहीं तो फिर अगर ऐसा कहोगे तो आपका एसिटिक एसिड भी क्या होगा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो अब इसकी जो ओरिजिनल बिल्कुल सही जो डेफिनेशन है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें कितने OH ग्रुप हैं, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5। जब एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स। जब किसी में एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होते हैं तो हम कहते हैं कि उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स है। क्लियर बात। इधर देखिए 3 और 1 4 और 1 5, 1 2 और 3 5। इसमें भी कितने OH ग्रुप है, 5, यानी कि ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हुआ, ये भी क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO यानी कि एल्डिहाइड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। क्लियर है। तो अब जो नई डेफिनेशन बनी, मैं एक बार फिर रिमाइंड करा रहा आपको, जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। तो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नई डेफिनेशन क्या हुई कार्बोहाइड्रेट की, जरा ध्यान से सुनिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन निकल कर क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स which give such units on hydrolysis are known as carbohydrate। इसका मतलब एक बार और समझिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये स्पेशल अरेंजमेंट दिखाया और ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। क्लियर है। ये क्या होते हैं, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट है वे बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोज कंपाउंड्स विच गिव सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। इससे एक बात क्लियर हुई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कराएगा, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वह अलग बात है। तो जो भी केमिकल कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट करा देते हैं वे क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या हुए, पीपीएल के प्लेन को रोटेट कराने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे दूँ। जैसे ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि ये पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है या राइट हैंड साइड रोटेट करता है। फ्रक्टोज ये लीवो रोटेटरी है,
ये पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लियर बात हुई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्लूकोज आपने एक बार ध्यान से सुनो, क्या कहा? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उनमें चिराल कार्बन एटम चाहिए। तो जरा देखिएगा ग्लूकोज में कितने चिराल कार्बन एटम है। ये कभी भी चिराल कार्बन एटम नहीं हो सकता क्योंकि COOH है, और चिराल कार्बन एटम वही होता है जिससे कि मोनोवैलेंट जुड़े होते हैं। तो ये चिराल कार्बन एटम, मैं फिर बता रहा बेटा, इसे कुछ लोग किराल कार्बन एटम भी बोलते हैं। तो ये चिराल कार्बन एटम नहीं है। अभी तक देखिए, ये भी मोनोवैलेंट, ये भी मोनोवैलेंट, ये भी मोनोवैलेंट और इधर भी मोनोवैलेंट। तो ये चिराल कार्बन एटम। इसी तरीके से इसे देखिए, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट और ये सारा मोनोवैलेंट। तो ये भी चिराल कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 चिराल कार्बन एटम्स हैं। लेकिन बेटा ये चिराल कार्बन एटम है क्योंकि इधर भी H है और ये भी H है, यानी कि दो तरफ इसका H लगा हुआ है, और एक तरफ OH और एक तरफ H। तो और जबकि चिराल कार्बन एटम्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि चारों मोनोवैलेंट अलग अलग होने चाहिए। तो ग्लूकोज में कितने चिराल कार्बन एटम हुए बेटा? 4। आपके लिए होमवर्क, ऐसे ही आप इस फ्रक्टोज में ढूंढिएगा कितने चिराल कार्बन एटम्स होते हैं। वैसे तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कितने होते हैं, लेकिन फिर भी ये आप करके देखिएगा। क्लियर बेटा? आप हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा इधर देखिए, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का आपको पता ही है, वाटर या एक्वा सॉल्यूशन से किसी को ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? तो हाइड्रोलाइसिस के बेस ये 3 तरह के हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड्स और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब एक। क्लियर है? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, या जो हाइड्रोलाइसिस पर सिंपल प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वे क्या कहलाते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बन एटम्स की संख्या है, कार्बन एटम्स की नंबर है, वे 3 से 7 होते हैं, 3 to 7। क्लियर है? इन्हें सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि भाई इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी से भी नहीं बने हुए। अगर जैसे आपको याद है प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस पर आपको क्या मिले थे? अमीनो एसिड। तो इसका मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं? अमीनो एसिड। और ये तो हाइड्रोलाइसिस पर कुछ भी नहीं देते, तो इसका मतलब ये तो सिंपल है, ये किसी से मिलकर नहीं बनते, यानी कि इसमें दूसरी यूनिट्स आपस में नहीं जुड़ी होती, ये तो सबसे सिंपल यूनिट होती है। क्लियर है? तो इनमें कार्बन कितने होते हैं? 3 से 7। इन्हें सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये सब यूनिट से मिलकर नहीं बनते। क्लियर होगी बात? इनका एग्जांपल C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O7, C7H14O7। These are the monosaccharides, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी कि ये सब यूनिट से मिलकर नहीं बने हुए, इसी वजह से इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। अब इस पर नजर डालें, C3H6O3, दिस इज आल्सो नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस केमिकल फॉर्मूला C3H6O3, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप यहां देख सकते हो CHO, CHOH, CH2OH। कितने OH है? 2। पॉलीहाइड्रोक्सी हुआ है नहीं? फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, एल्डिहाइड, यानी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं? क्लियर बात? तो पहली कंडीशन पूरी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। दूसरी चिराल कार्बन एटम, जरा इसे देखिएगा, ये एक्चुअल में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से HOH ऐसा लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या OH इधर ले जाइएगा, H इधर ले जाइएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो
CHO COH H CH2OH, क्योंकि दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हो गया बेटा, ये क्लियर बात है। तो अब जरा इसे देखिएगा, ये कार्बन का है चिराग कार्बन, क्यों? एक तरफ CHO, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ CH2OH, तो इसमें चिराग कार्बन एटम है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नॉन सुप्रीम पोजेबिलिटी है, तो इसलिए इसमें चिराग कार्बन एटम भी है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, नॉन सुप्रीम पोजेबिलिटी भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले क्या बता कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दूसरा क्या बता कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब सबसे सिंपल या सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या नाम है उसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। केमिकल फॉर्मूला C3H6O3। क्लियर हो बेटा? अब आते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? जो हाइड्रोलाइसिस पर एक से जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देखते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देखते हैं उन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोलाइसिस पर कुछ यूनिट्स देखते हैं, किसकी? मोनोसैकेराइड की। अब वे समझ रहे, वे कितने हो सकती है? 2 से 10। तो ओलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं। अगर वे 2 दे दें तो डाइसैकेराइड, 3 दे दें ट्राइसैकेराइड, 4 देते हैं टेट्रासैकेराइड, 5 देते हैं पेंटासैकेराइड, 6 देते हैं हेक्सासैकेराइड। इस तरीके से उन्हें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपकी सिलेबस में जो ये दिए गए हैं ओलिगोसैकेराइड्स, उनमें केवल डाइसैकेराइड्स। क्लियर बात? तो हम लोगों के सिलेबस में जो ओलिगोसैकेराइड्स है, हमारे सिलेबस में जो ओलिगोसैकेराइड्स है, क्लियर है? हमारे सिलेबस में जो ओलिगोसैकेराइड्स है उनमें से केवल डाइसैकेराइड्स ही आपके सिलेबस में है। तो अब देखिएगा, केवल मैं ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स की बात करता हूँ। डाइसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देखते हैं उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे C12H12O11। क्लियर है? ये सुक्रोज का भी फॉर्मूला हो सकता है, लैक्टोज का भी फॉर्मूला हो सकता है, माल्टोज का भी फॉर्मूला हो सकता है। जैसे आपका सुक्रोज, हमने क्या मान लिया कि सुक्रोज है, ठीक, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला सेम ही है। उसका एसिड प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दिया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? H2O प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब वाटर, वो सॉरी एसिड। तो H3O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? H2O प्लस H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एसिड। तो H2O H पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव, जिसका नाम क्या होता है? आपका हाइड्रोजन। तो इसका मतलब होता है आप एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो वी आर गोइंग फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आप यहाँ देख सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6, ठीक। और ये क्या हुए? दोनों मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ये मिला, एक मोनोसैकेराइड ये मिला। तो आपको पता चलेगा कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। वे यहाँ पर तो डिफरेंट है, यहाँ पर तो डिफरेंट है, वे सेम भी हो सकते हैं। जैसे माल्टोज में, जैसे माल्टोज, अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे? ग्लूकोज के। तो मिले तो मिले तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स, तो इसलिए वो डाइसैकेराइड्स हुआ। तो वे जो आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे वे सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले जो कि अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों मोनोसैकेराइड। क्लियर बेटा? तो डाइसैकेराइड आप समझ गए होंगे, जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाइसैकेराइड्स। अब आते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड्स। हाँ, एक चीज बोलो बेटा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सुक्रोज की मोनोमर यूनिट्स क्या है, यानी कि किन से मिलकर बना वो, तो हम कहते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आपसे पूछा गया कि भाई आपको कैसे पता चला, तो सिंपल बताओ कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोमर यूनिट्स हुई या नहीं? क्लियर हुई? ऐसे ही माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस में आपको क्या मिलेगा?
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब वो 2 मॉलिक्यूल, 2 उसकी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज हुई। क्लियर है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और हो सकती है, मैं बता रहा, लेकिन उसे आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगी। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसी न किसी बॉन्ड से तो जुड़ते हैं। जैसे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वो किससे जुड़े हुए होंगे, किसमें, सुक्रोज में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे याद रखना कि मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़कर क्या बनाते हैं, सुक्रोज। क्लियर होगी। अब आते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स देते हैं, बहुत सारी यूनिट मोनोसेक्राइड की देते हैं। क्लियर बात है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पे मोनोसेक्राइड की बहुत सारी यूनिट्स देते हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। इनका एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस क्लियर हो गया। अब बेस्ड ऑन टेस्ट करने के बेस पे, उन्हें चखने के बेस पर, स्वाद लेने के बेस पर, वे 2 तरह के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट है तो वो शुगर, और स्वीट नहीं है नॉन शुगर। तो जो शुगर है वे होते हैं मोनो और डाइसेक्राइड्स, और जो मीठे नहीं लगते जिन्हें नॉन शुगर का, उसका एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड्स। ये भी क्लियर होगी। अब तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे। क्लियर है। रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे 2 तरह के हो सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आपने सुना होगा टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, सुना बेटा, टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। लेकिन इन ये बेटा खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, ये खुद रिड्यूस भी हो जाते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वे खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स या वे शुगर्स जो आपके टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दोबारा सुनिएगा, जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे है। तो इसके बेस पर, रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर ये 2 तरह के हुए, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वे कार्बोहाइड्रेट है जो टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। इसके एग्जांपल है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। लेकिन बेटा ये बात भी आपको याद रखनी है, डाइसेक्राइड में जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये लिख रहा बेटा, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज को छोड़कर जो भी मोनो और डाइसेक्राइड्स है ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर। इस बात को बेटा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए उन्हें कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जांपल है सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है बेटा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली ये क्या बात है कि कुछ तो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है और कुछ रिड्यूस नहीं कर पाती। इसका रीजन हम बाद में जानेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और उम्मीद है बेटा और थोड़े हिम्मत से पढ़ो। क्लियर है, चलो।